नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को पढ़ेंगे, जिसमें हम बीएनएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बात की गई है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या होता है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर तथा अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए विधि द्वारा अनुमत सीमा तक बल का प्रयोग कर सकता है। तो यही क्या है, प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ठीक है दोस्तों, ये की पॉइंट्स इन्हें याद रखने हैं कि अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर तथा अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए विधि द्वारा यानी कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, बल का प्रयोग कर सकता है। यानी कानून ने जितना बल प्रयोग करने की अनुमति दी है उतना बल प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो यह है प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 34। देखिए दोस्तों, जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, इसका जो अध्याय 3 है, जो इसका चैप्टर 3 है, उसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं धारा 34 में बात की गई है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, यानी कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। यह बात की गई है बीएनएस की धारा 34 में। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह चाकू लेकर बी को मारने दौड़ता है। अब बी नाम का जो ये व्यक्ति है, यह अपनी जान बचाने के लिए ए को धक्का देता है और ए घायल हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये अपराध नहीं होगा, यहाँ पे ये प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये बात की गई है धारा 34 में। नेक्स्ट है धारा 35 में क्या बात की गई है, धारा 35 में बताया गया है शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में बात की गई है धारा 35 में। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बोला गया है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को मार रहा है। अब सी नाम का कोई व्यक्ति बीच में आकर बी नाम के व्यक्ति को बचाता है। तो यहाँ पे सी नाम का जो व्यक्ति है, इसको भी निजी प्रतिरक्षा या प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ठीक है, जैसा दोस्तों हमने इसमें ऊपर पॉइंट में देखा कि जैसे मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करेगी, तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि ए नाम का जो व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को मार रहा है, सी नाम का व्यक्ति आकर जो है बी नाम के व्यक्ति को बचाता है, तो यहाँ पे सी को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें संपत्ति की रक्षा करे, यानी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, इसकी चोरी, लूट, रिश्ती यानी मिसचीफ, आपराधिक अत्याचार आदि अपराधों के विरुद्ध जो है रक्षा कर सके। तो इसमें बात की गई है, जो दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि संपत्ति की रक्षा के संबंध में बात की गई है, व्यक्ति अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति या अचल संपत्ति की चोरी से, लूट से, रिश्ती से, आपराधिक अत्याचार या इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध जो है रक्षा करने के अधिकार के संबंध में बात की गई है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को धारा 37 में
बताई गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार ही निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे अभी हम धारा 37 को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे यदि कोई व्यक्ति आपके पड़ोसी की बाइक चोरी कर रहा है तो आप उसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। यह भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। मानो कोई आपके पड़ोसी की जो है बाइक चोरी कर रहा है तो आप उसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। यह भी प्राइवेट डिफेंस के अंतर आएगा, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसके अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, तो अपनी संपत्ति या अन्य किसी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें अब नेक्स्ट है धारा 36। धारा 36 में क्या बात की गई है? ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त हो, यानी अनसाउंड माइंड का हो। तो इसमें बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो सामान्य परिस्थिति में अपराध होता, लेकिन वह व्यक्ति अपरिपक्वता यानी कम आयु, विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड का, मत्तता यानी नशे की हालत में या किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो सामान्य परिस्थिति में तो अपराध है, लेकिन यदि वह व्यक्ति कम आयु का है यानी अपरिपक्वता है उसमें, या अनसाउंड माइंड का यानी विकृत चित्त हो, या नशे की हालत में हो, तो या किसी भ्रम के कारण हो, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो अपराध नहीं है। तब जो है, तब प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार प्राप्त रहेगा जो उस स्थिति में होता यदि वह कार्य वास्तव में अपराध होता। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यही बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो सामान्य परिस्थिति में तो अपराध होता, लेकिन क्या है कि वह व्यक्ति जो है अपरिपक्वता यानी कम आयु का है, या फिर विकृत चित्त हो सकता है यानी अनसाउंड माइंड का है, या नशे की हालत में या किसी भ्रम के कारण जो वो कार्य कर रहा है वह अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार प्राप्त होगा जो उस स्थिति में होता यदि वह कार्य वास्तव में अपराध होता। यानी यदि ये नशे की हालत में नहीं होते, या यदि ये विकृत चित्त अवस्था में नहीं होते, है ना, या यदि ये अपरिपक्वता इनमें नहीं होती यानी ये कम आयु के नहीं होते, या फिर किसी भ्रम में नहीं होते, तो इस समय जो ये अपराध करते, इस समय जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता वही अब भी होगा, जबकि ये अपरिपक्वता की स्थिति में यानी कम आयु की स्थिति में, विकृत चित्त अवस्था में यानी अनसाउंड माइंड की स्थिति में, मत्तता की स्थिति में यानी नशे की स्थिति में है, तो अब भी वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार प्राप्त रहेगा। ठीक है, इसका दोस्तों व्याख्या देखते हैं, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसका इलस्ट्रेशन है, जैसे इसमें दिया गया है कि ए नाम का एक व्यक्ति है, ए एक विकृत चित्त व्यक्ति है, वह बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसे जान से मारने का जो है प्रयास करता है। ए जो है मानसिक स्थिति के कारण अपराध का दोषी नहीं है, फिर भी बी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होगा जो उसे तब होता यदि ए स्वस्थ चित्त व्यक्ति होता। तो दोस्तों इसमें इसने यह चीज क्लियर कर दी है कि जैसे ए जो है एक विकृत चित्त व्यक्ति है यानी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, और वह जो है बी को जान से मारने का प्रयास कर रहा है। ए जो है मानसिक स्थिति के कारण अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह जो है मानसिक रूप से पीड़ित है, इसलिए जो है वह अपराध का दोषी नहीं होगा। तो फिर भी बी नाम का जो ये व्यक्ति है जिसपे वो अटैक कर रहा है, जिसे जान से मारने का प्रयास कर रहा है, उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होगा जो उसे तब होता कि यदि ए स्वचित व्यक्ति होता। यानी बी को अभी भी प्राइवेट डिफेंस का वही अधिकार है जो कि उसे तब होता है, यानी यदि ए स्वस्थचित व्यक्ति होता, यदि ए स्वस्थचित व्यक्ति होता और यदि तब ए बी को जान से मारने का प्रयास करता, तब जो बी को प्राइवेट डिफेंस मिलता, अभी भी बी को वही प्राइवेट डिफेंस का यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, इसमें एक्स नाम का एक व्यक्ति है, वह रात में ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह जो है वैध रूप से हकदार है।
अब वाय नाम का व्यक्ति सद्भावपूर्वक एक्स को ग्रह बेदी यानी हाउस ब्रेकर समझकर उस पर जो है हमला कर देता है। यहाँ वाय ने भ्रम के अधीन आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता। यहाँ जो ये वाय नाम का व्यक्ति है भ्रम के अधीन आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक्स नाम का जो ये व्यक्ति है वाय के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब वाय उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। ठीक है, तो इसमें भी ये बात क्लियर की गई है कि जैसे एक्स नाम का एक व्यक्ति है, यह ऐसे घर में प्रवेश करता है रात को जिसमें प्रवेश करने के लिए वह क्या है, वैध रूप से हकदार है। ठीक है, अब वाय नाम का जो व्यक्ति है वह सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में एक्स को ग्रह बेदी समझकर यानी एक हाउस ब्रेकर समझकर उस पर जो है हमला कर देता है। अब यहाँ जो है वाय ने भ्रम के अधीन आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता। वाय ने जो है यह जो काम है, यह जो कृत्य है, भ्रम के अधीन जो उस पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, लेकिन फिर भी एक्स नाम का जो ये व्यक्ति है ये वाय के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब वाय जो है उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। ठीक है, तो यह इसमें क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है धारा 37। धारा 37 में क्या बताया गया है, इसमें बात की गई है ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है यदि कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में अपने पद के अधिकार में कार्य कर रहा है और उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपहति यानी ग्रीवस हर्ट का युक्तियुक्त भय भी नहीं है, तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है यदि कोई लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है वह सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में अपने पद के अधिकार में कार्य कर रहा है और उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपहति का युक्तियुक्त भय नहीं है, तो जो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है नहीं होगा। ठीक है, इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पुलिस अधिकारी वैध रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है, वह केवल गिरफ्तारी कर रहा है और जान का खतरा नहीं है, तो ऐसे में उसके विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। यही बात की गई है दोस्तों ऊपर पॉइंट में कि मानो कोई पुलिस अधिकारी है, मानो ए नाम का कोई पुलिस अधिकारी है, वह किसी बी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उसे आदेश मिला है या वैध रूप से वह उसे गिरफ्तार करने आता है, तो वह केवल गिरफ्तार करने आ रहा है और उसे जो है जान का खतरा नहीं है, उससे कोई जान का खतरा नहीं है, वह केवल गिरफ्तारी कर रहा है और इसमें कोई जान का खतरा नहीं है। तो ऐसे में जो ये बी नाम का व्यक्ति है इसे ए के विरुद्ध जो पुलिस वाला है इसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश पर सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है और उससे मृत्यु या घोर उपहति का युक्तियुक्त भय नहीं है, तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो बात की गई है, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश पर उसके डायरेक्शन पर सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में काम कर रहा है और उससे मृत्यु या घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट का कोई युक्तियुक्त भय नहीं है, तो उसके विरुद्ध भी जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। ठीक है, इसका दोस्तों एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे दोस्तों इसको करेक्शन कर देना, ये नहीं होगा इसका। जैसे इसका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यदि कहीं पर कोई इलीगल साइट चल रही है और कोई अधिकारी कुछ लोगों को उस जगह काम रुकवाने के लिए भेजता है, तो ऐसे में उन लोगों के प्रति भी निजी प्रतिरक्षा का यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात की गई इसमें कि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश पर सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में काम कर रहा है और उससे मृत्यु या घोर उपहति का युक्तियुक्त भय भी नहीं है, तो उसके विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम्पल में करेक्शन कर दूंगा मैं पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें,
नेक्स्ट है ऐसे मामले जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। ठीक है, तो ऐसे मामले जिसमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारी जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। जैसे यदि पड़ोसी रोज आपको धमकी देता है लेकिन उस समय वह हमला नहीं कर रहा है, आपके पास पुलिस में शिकायत करने का समय है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो वही बात यहां पर की गई है कि जैसे पड़ोसी जो है रोज आपको धमकी दे रहा है लेकिन उस समय वह हमला नहीं कर रहा है, आपके पास पुलिस में शिकायत करने का समय है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इसकी दोस्तों उपधारा 2 है। अब है दोस्तों इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 में बात की गई है प्राइवेट प्रतिरक्षा में उतनी ही हानि पहुंचाई जा सकती है जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो। तो जो भी प्राइवेट डिफेंस है उसमें उतनी ही हानि पहुंचाई जा सकती है जितनी प्रतिरक्षा यानी डिफेंस के लिए आवश्यक हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है, किसी ने आपको हल्का सा धक्का दे दिया लेकिन आपने उसे गोली मार दी, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा में उतनी हानि पहुंचाई जाए जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो यह बात की गई है उपधारा 2 में। अब दोस्तों इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इसका दोस्तों स्पष्टीकरण 1 है, जैसे यदि सामने वाला वास्तव में लोक सेवक है लेकिन आपको यह पता ही नहीं था और जानने का कोई कारण भी नहीं था, तो केवल इस आधार पर आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यह बात की गई है स्पष्टीकरण 1 में कि यदि सामने वाला वास्तव में लोक सेवक है, यदि वह सही में पब्लिक सर्वेंट है लेकिन आपको यह न तो पता है और न ही जानने का कोई कारण था, तो केवल इस आधार पर आपका जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है समाप्त नहीं होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण 2 है। इसमें स्पष्टीकरण 2 है, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश पर कार्य कर रहा है लेकिन उसने अपना अधिकार या आदेश नहीं बताया और आपको विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, तो भी आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है समाप्त नहीं होगा। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति जो है लोक सेवक के निर्देश पे उसके डायरेक्शन पे कार्य कर रहा है लेकिन उसने अपना अधिकार या आदेश नहीं बताया और आपको विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, तो आपका जो है ऐसे में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है समाप्त नहीं होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है बना रहेगा। कब तक? जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता है, जब तक आपको उसके अधिकार या आदेश के बारे में नहीं बताया गया, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ऊपर पॉइंट नंबर 1 में है कि यदि सामने वाला सच में लोक सेवक है लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है और नहीं आपके पास कोई जानने का कारण है, तो तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो बना रहेगा, वह समाप्त नहीं होगा। यही बात की गई है स्पष्टीकरण 1 और 2 में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 38। धारा 38 में क्या बताया गया है? इसमें बात की गई है शरीर की निजी प्रतिरक्षा या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। तो शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार है वह मृत्यु कारित करने पर कब होता है? तो इसमें बात की गई है, पहला पॉइंट है ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा यदि नहीं की जाए तो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसका दोस्तों जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति पिस्तौल लेकर बी पर गोली चलाने वाला है। अब बी अपनी जान बचाने के लिए ऐसा प्रतिरोध करता है जिससे ए की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे इसी संबंध में बात की गई है कि शरीर की जो निजी प्रतिरक्षा है, जो प्राइवेट डिफेंस है, उसके अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का कब होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है दोस्तों इसमें घोर उपहति की युक्ति युक्त आशंका, यानी यदि हमला ऐसा हो जिससे घोर उपहति यानी ग्रीवस हर्ट होने की उचित आशंका हो, तो ऐसे में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का है। ठीक है, जैसे यदि कोई लोहे की रॉड से सिर पे लगातार वार कर रहा हो, तो इस संबंध में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है बलात्संग यानी रेप करने के आशय से हमला। यदि हमला बलात्संग या बलात्कार करने के उद्देश्य से किया गया हो,
तो इस संबंध में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का है। जैसे किसी महिला को जबरन सुनसान स्थान पर ले जाकर बलात्संग का प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है प्रकृति विरुद्ध काम वासना की तृप्ति के आशय से हमला। यदि हमला अप्राकृतिक यौन कृत्य करने के उद्देश्य से हो तो इस संबंध में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का है। नेक्स्ट है इसमें व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से हमला, यानी किडनैपिंग या एब्डक्शन के आशय से जो हमला होता है। ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध, दोस्तों ये सदोष परिरोध होगा। सदोष परिरोध ऐसी परिस्थितियों में जिसमें सदोष परिरोध हो, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार अवैध रूप से रोका जाए कि वह लोक प्राधिकारियों की सहायता न ले सके, यानी जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनकी सहायता न ले सके, तो इस संबंध में भी जैसे किसी को कमरे में बंद कर देना और बाहर निकलने का रास्ता न छोड़ना, तो ये क्या किया, सदोष परिरोध कर दिया। ठीक है, इस संबंध में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट है अम्ल यानी एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। तो यदि किसी पर तेजाब फेंका जाए या फेंकने का प्रयास किया जाए और उससे घोर उपहति यानी ग्रीवस हर्ट होने की उचित आशंका हो, तो ऐसे में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का कब है। तो इसमें ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं इनको आपने ध्यान रखना है कि ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा यदि नहीं की गई तो मृत्यु हो जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें घोर उपहति की यानी ग्रीवियस हर्ट की युक्तियुक्त आशंका है। तीसरा है बलात्संग करने के आशय से जो हमला किया गया है। नेक्स्ट है इसमें जैसे प्रकृति विरुद्ध काम वासना की तृप्ति के आशय से हमला, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से हमला। ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अवैध रूप से रोका जाए कि वह लोक प्राधिकारियों की सहायता न ले सके। नेक्स्ट है इसमें जैसे किसी पे एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना, तो इस संबंध में जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो मृत्यु कारित करने तक का है। ठीक है, इन पॉइंट्स को दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 40। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बताया गया है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना, यानी जो शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है, जो प्राइवेट डिफेंस है, उसका अधिकार कब प्रारंभ होगा और वह कब तक बना रहेगा। तो इस संबंध में बात की गई है धारा 40 में। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से ही शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है, चाहे फिर उसमें अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसमें बताया गया है कि शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के जो संकट की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है, चाहे फिर ऐसे में अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की ऐसी आशंका जो है बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 41। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 41, धारा 41। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बताया गया है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। तो इसमें बात की गई है कि कब जो है संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसके अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है लूट यानी रॉबरी के अपराध में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गृह भेदन। गृह भेदन मतलब घर में अवैध रूप से प्रवेश करना या प्रवेश करने के लिए विशेष तरीका अपनाना। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, रात यदि 2 बजे कोई दीवार तोड़कर आपके घर में घुस जाता है तो यह गृह भेदन है। तो इस संबंध में नेक्स्ट है अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, यानी जिससे किसी ऐसी जगह नुकसान पहुंचाया जाए, जैसे भवन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तंबू हो गया, टेंट, जलियान यानी वेसल या बोट हो गया,
और वह स्थान जहां मानव आवास के रूप में प्रयोग होता हो जो स्थान, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग होता हो। ठीक है, तो यह बात है दोस्तों इसमें की गई कि अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि यानी आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा मिस्चीफ, जिससे किसी ऐसी जगह को नुकसान पहुंचाया जाए जिसमें कौन कौन सी जगह, कोई भवन, कोई तंबू, जलियान, और वह जो स्थान है वह मानव आवास के रूप में उपयोग होता हो या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग होता हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, रात में कई लोग हथियार लेकर घर में घुस जाते हैं, वे चोरी भी कर रहे हैं और परिवार पर जानलेवा हमला भी कर रहे हैं। यहाँ केवल चोरी नहीं बल्कि मृत्यु या घोर उपति यानी ग्रीवियस हर्ट की युक्तियुक्त आशंका भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का कब होता है। लूट के संबंध में सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले यदि कोई गृह भेदन कर रहा है उस संबंध में, अग्नि या आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा मिसचीफ कर रहा है, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जैसे संबंध में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है दोस्तों, इनके आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 43, धारा 43 में क्या बात की गई है, इसमें बताया गया है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। ठीक है, यानी जो भी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। तो इसमें बताया गया है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका जो है प्रारंभ होती है। ठीक है, तो यदि जैसे इसका एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति आपके घर का ताला तोड़ने लगता है, ताला पूरी तरह टूटा नहीं, फिर भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना कब है और कब तक बना रहना है, इसमें यह बात की गई है। तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका जो है प्रारंभ होती है। जैसे इसमें बताया गया है दोस्तों कि कोई यदि आपके घर का ताला तोड़ने लगता है और ताला यदि पूरी तरह टूटा नहीं है, फिर भी आपको जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट है चोरी यानी थेफ्ट के विरुद्ध। चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर न हो जाए, या जब तक लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न हो जाए, या जब तक संपत्ति वापस न मिल जाए। तो चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहेगा दोस्तों, जब तक अपराधी जो अपराधी है वह संपत्ति सहित जो है पहुंच से बाहर नहीं हो जाता, तब तक जो है प्रतिरक्षा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, या जब तक जो लोक प्राधिकारी है, जो पब्लिक अथॉरिटीज है, जब तक इनकी सहायता प्राप्त न हो जाए तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, या जब तक संपत्ति वापस न मिल जाए तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है लूट यानी रॉबरी के विरुद्ध। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी मृत्यु कारित करता रहता है, उपहति पहुंचाता रहता है, सदोष अवरोध करता रहता है या इनका प्रयास करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु, तत्काल उपगति, उपहति, तत्काल सदोष अवरोध का भय बना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक मृत्यु कारित करता रहता है, उपहति पहुंचाता है, सदोष अवरोध करता रहता है या इनका प्रयास करता है, अथवा तत्काल मृत्यु हो गई, तत्काल उपहति हो गई या तत्काल सदोष अवरोध का भय बना रहता है, तब तक इस संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास या रिष्टि यानी मिसचीफ।
जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिश्ती करता रहता है तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है बना रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर जबरन घुसकर दीवार तोड़ रहा है, जब तक वह ऐसा करता रहेगा तब तक आपका जो है संपत्ति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो यही बात की गई इस पॉइंट में कि आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास या रिश्ती यानी मिसचीफ, जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिश्ती करता रहता है तब तक आपका संपत्ति के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व ग्रह भेदन के विरुद्ध यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक उस ग्रह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ग्रह भेदन के विरुद्ध यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उस ग्रह भेदन से जो ग्रह अतिचार आरंभ हुआ है वह होता रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, रात के 1 बजे एक्स नाम का व्यक्ति वाई के घर की खिड़की तोड़कर घर में घुस जाता है और वाई की जो है नींद खुल जाती है। एक्स अभी भी घर के अंदर है और सामान खोज रहा है। तो ऐसे में एक्स द्वारा रात में किया गया जो गृह भेदन है, जो हाउस ब्रेकिंग है, यह घर के अंदर रहते हुए भी गृह अतिचार में बदल जाता है। तो एक्स द्वारा जो रात में किया हुआ गृह भेदन है तो घर के अंदर रहते हुए यह गृह अतिचार में बदल जाता है। जब तक एक्स घर के अंदर अवैध रूप से मौजूद है और गृह अतिचार जो है जारी है, तब तक वाई को संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल में ये बात की गई है कि जैसे रात के 1 बजे एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति के घर की खिड़की तोड़कर इसमें घुस गया। अब वाई नाम के व्यक्ति की नींद खुल जाती है और एक्स जो है अभी भी घर के अंदर मौजूद है और सामान खोज रहा है। एक्स द्वारा रात में जो किया गया यह गृह भेदन है, यह घर के अंदर रहते हुए गृह अतिचार में जो है बदल गया। ठीक है, जब तक एक्स नाम का व्यक्ति जो ये अवैध रूप से घर के अंदर मौजूद है और गृह अतिचार जारी है, तब तक वाई को जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो यही बात की गई है दोस्तों इस धारा में। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। ठीक है, आज दोस्तों हमने इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, इसके संबंध में पढ़ा। BNS में दोस्तों इसे अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 में बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो के PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।